सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं, आप सभी अपनी रिवीजन प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यू ऑल आर रेडी फॉर। थैंक यू श्रद्धा, वेलकम यू टू। सो चलिए, सो अगेन मुझे लग रहा है कि मैं दिल की बात बताऊं तो मुझे लग रहा है कि शायद हमारे तरफ से कुछ कमी है या बच्चे ज्यादा पढ़ लिए। मुझे डर लग रहा है लोग क्लास नहीं आ रहे हैं एंड ये चीजें मुझे पर्सनली डिमोटिवेट करता है। फिर इतना मेहनत क्यों करना, मुझे डिमोटिवेट करता है। फिर मेहनत नहीं करना है इतना। फिर जिनके लिए मेहनत करो फिर ना आए क्लास को, फिर लाइक क्या होगा? कोई नहीं, लोग पढ़ेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए थोड़ी ना। ओके, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन विद द क्लास। बट एक चीज और, कल हमने आपको बोला था कि आप लोग सब आंसर बताइएगा। आप में से कोई भी आंसर नहीं बताया। नो वन इन द ग्रुप, कोई नहीं। मैंने बोला था ग्रुप में कर दीजिएगा, खैर कोई नहीं, यहाँ बता दीजिए। व्हाट विल द आंसर? डू कमेंट हियर। क्या होगा आंसर? आप में से कितनों ने खोजा जाके? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने इस आंसर को ढूंढने की कोशिश की? एनीवन? मुझे उम्मीद है 3-4 लोगों ने किया होगा, बट अगेन कोई बात नहीं। द आंसर वुड बी, खोजना नहीं पड़ा, मैं पढ़ी थी। चलिए फाइन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय की स्टेटमेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट नंबर ए, दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं इफ ए वोट फॉर एवरीवन इज द टॉर्च स्टोन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वर्क फॉर एवरीवन इज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यहां से। इट्स ओके श्रद्धा, वेरी गुड, कीप इट अप, है ना। चलिए, आई नो कि जो टाइम टेबल है वो बहुत पैक्ड होता होगा, बट अगेन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जीत उन्हीं को मिलती है जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते, चाहे वो कैसे भी मुश्किल हालात हो। इज इट? चलिए अगेन लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट एंड दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लेट्स बिगिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Who stated that an unamendable constitution is the worst tyranny of time? एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कभी अमेंड नहीं किया जा सकता, दिस वुड बी द वर्स्ट टायरनी ऑफ टाइम। ये किसने कहा? Who stated this particular statement? चलिए, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मलफोर्ड नामक थिंकर ने इस बात को कहा है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे अमेंड ना किया जा सके ये वर्स्ट टायरनी ऑफ द टाइम है। खैर, आप ये बताइए, वेरी गुड भाग्यश्री, ये बताइए कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है विश्व का जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन? मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज नोन फॉर यूके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यानी कि इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए वो कौन सा थिंकर है जो ये कहते हैं कि ब्रिटिश नो कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के कोई संविधान ही नहीं है। दिस इज दैट ब्रिटेन हैज नो एनी कॉन्स्टिट्यूशन। दो नाम है, डी टॉकविले, वेरी गुड अर्पिता, और एक और है थॉमस पेन। ठीक है, डी टॉकविले एंड थॉमस पेन एंड थॉमस पेन, ये दो ऐसे थिंकर है जो मानते हैं ब्रिटिश हैव नो कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। खैर, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की संविधान कैसी है, फ्लेक्सिबल, रिजिड या दोनों, मिक्सचर ऑफ बोथ, ए बी सी, व्हाट विल द आंसर? आंसर वुड बी मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, आंसर वुड बी मिक्सचर ऑफ बोथ, ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, और यही अगर अमेरिका के संविधान के बारे में पूछा जाए कि व्हाट अबाउट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्टली रिजिड,
वो बहुत ही ज्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के संविधान में किस भाग में विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 किस भाग में वर्णित है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 22 भाग हैं, 22 भाग में से कौन सा भाग। वेरी गुड, द आंसर वुड बी सर 20 मतलब 20वीं आपकी ये भाग, ठीक है, 20th पार्ट। चलिए फाइन, ये अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए वो कौन सा देश है जहां से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर ली गई है, वी हैव टेकन द आइडिया ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रॉम विच कंट्री, व्हाट विल योर आंसर। द आंसर वुड बी साउथ अफ्रीका, इज इट, द आंसर वुड बी साउथ अफ्रीका। चलिए गुड, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, अभी भाग्यश्री ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा था, इन्होंने ग्रुप में भी डाला था आई थिंक, ऐसे पहला स्टेटमेंट था, मतलब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इनमें से कौन सा अमेंडमेंट स्टेटमेंट जो है सही नहीं है रिगार्डिंग अमेंडमेंट। पहला स्टेटमेंट था द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए स्पेशल मेजोरिटी, ये सही है या गलत है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसके 2/3 का मेजोरिटी अप्रूवल होना चाहिए, और टोटल का मेजोरिटी जो टोटल मेंबर ऑफ द हाउस है उसका मेजोरिटी। ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट या रॉन्ग, ये सही है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर में। दूसरा स्टेटमेंट ये था स्टेट असेंबलीज कैन प्रपोज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारे संवैधानिक संशोधन में स्टेट असेंबली प्रपोज कर सकते हैं, दे कैन प्रपोज, हाँ भैया चलो ये बदलाव कर दो। स्टेट असेंबली के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता, अमेंडमेंट का पावर सिर्फ और सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट के पास है, द ओनली पावर हैव इंडियन पार्लियामेंट। और ये प्रोसीडिंग जो है किस हाउस में शुरू किया जा सकता, लोकसभा, राज्यसभा, या दोनों में से कहीं भी, ABC, the answer would be it can be started in both house of the parliament, ठीक है, ओके। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे हम लोग ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, कैन वी कॉल ज्वाइंट सेशन फॉर द, आंसर वुड बी नो, बिकॉज हमने आपको बताया था कि ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन में बुलाया जा सकते हैं, वो कौन कौन से 2 कंडीशन है बताइए। एक है पहला ऑर्डिनरी बिल, जिसको श्रद्धा जनरल लिख लें, ऑर्डिनरी बिल, और दूसरा क्या है, व्हाट इज सेकेंड, सेकेंड इज फाइनेंस बिल, ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंस बिल। लेकिन ध्यान रखिएगा मनी बिल अलग होता है भाग्यश्री, दिस इज नॉट मनी बिल, मनी बिल 110 में लिखा हुआ है और फाइनेंस बिल जो है 117 में लिखा हुआ है, फाइनेंस बिल इन आर्टिकल नंबर 117, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल के लिए आपके ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो या मनी बिल के लिए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट वहां पे क्या था, गलत था। एक और स्टेटमेंट था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द वीटो पावर ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, मतलब क्या हम अगर पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जा रहा है, क्या प्रेसिडेंट उस पर वीटो लगा सकते हैं, यस और नो, यस और नो। अगर कोई भी बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्या प्रेसिडेंट उस पर वीटो लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, सिर्फ मनी बिल पे नहीं लगा सकते, सिर्फ मनी बिल पे नहीं लगा सकते, इस पे वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही कैन यूज पॉकेट वीटो एज वेल एज ही कैन यूज योर सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, वो आमतौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज वो कर सकते हैं, ठीक है।
ही कैन यूज। हाँ, अमेंडमेंट पे वो वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। इसमें आपका स्टेटमेंट नंबर बी सी डी जो है वो गलत है, बाकी ए और ई जो है वो सही है मेरे समझ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पढ़िए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? What is the meaning of due process of the law? This is, I think, quite confusing question, but options made it easy. ऑप्शन से ये क्या हो गया, आसान हो गया है। इज इट? ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखा जाए आंसर। व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस बताया गया है और वो सही प्रोसेस हो। ऐसे सही प्रोसेस से इस्तेमाल करना, लॉ का इस्तेमाल करना। तो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये नहीं होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये इंडिया में यूज किया जाता है। ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए, भारत में जो लिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये किस संविधान के पार्लियामेंट से, मतलब किस संविधान के संशोधन से लिया गया, किस संविधान से लिया गया है, माफ कीजिएगा। द आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? एनीवन? यूएसए? नो। बताइए। द आंसर वुड बी द फ्रेज हैज बीन टेकन फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रेज है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान के संविधान से लिया गया है। ध्यान रहेगा। द आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। चलिए नेक्स्ट, इन विच कंट्री रूल ऑफ लॉ हैज बीन यूज्ड? रूल ऑफ लॉ किस देश में इस्तेमाल होता है इसका? वेरी गुड, द आंसर वुड बी यूके। आंसर वुड बी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, in our Indian constitution how many times the term veto has been used? Veto has been used how many times? Anyone? एक मिनट प्लीज वेट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके फाइन, ओके 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 ओके, आप लोग बता रहे हैं सर 0 टाइम्स, ठीक है। चलिए, इस चीज को ध्यान रखिए, मुझे भी जहां तक लग रहा है, मैं इस पर एक बार कंफर्म कर दूंगा, वीटो टर्म का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, वीटो शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें द टर्म अबाउट कैबिनेट, द टर्म कैबिनेट हैज बीन यूज्ड हाउ मेनी टाइम्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इन विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है? इन विच आर्टिकल द टर्म कैबिनेट हैज बीन यूज्ड? आर्टिकल नंबर 352, 352 में यूज किया गया है, 352।
इसमें यह कहा गया है कि कैबिनेट के लिखित सलाह पे ही भारत के प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बजट टर्म यूज हैज बीन यूज्ड? बजट शब्द का इस्तेमाल कितने बार हुआ है? ये भी आपका एक बहुत ही चर्चित, यू कैन से, एक क्वेश्चन होता है। वेरी गुड। द आंसर वुड बी कि जो शब्द है बजट वो भी कभी यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वो कौन सा, बिल्कुल इसकी जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 112। ठीक है, इसमें इस्तेमाल हुआ है। भारत का मैक्सिमम जो प्रोविजन है भारतीय संविधान के का जो प्रोविजन है वो किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है? मैक्सिमम प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कौन सा? आंसर वुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इज इट? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे बताइए। What will be the answer for this question? Okay, everyone is going for San, Kadambini, Sridhar, Arpita, Sonali, Bhagasri. Everyone is going for option number A. Fine. Any more comment? चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनमें से कौन संवैधानिक संस्था है? तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 338 बी, ऐसे 338 बी। जबकि आपको देखने को मिलता है कि द नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल लॉ कमीशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, ये भी आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इसमें हो जाता है 2, 3, 4, बट अगेन द आंसर वुड बी ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करता हूं। ये बताइए, स्टेट फाइनेंस कमीशन हैज बीन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? स्टेट फाइनेंस कमीशन, वेरी गुड। स्टेट फाइनेंस कमीशन 280, सोच लीजिए फिर से। लिखने से पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन, हाँ 243 के नहीं सर, 243 आई। आई एम आस्किंग अबाउट स्टेट फाइनेंस कमीशन, नॉट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, यही होगा ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो राज्यों में क्या करता है, आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसे फाइनेंस कितना दिया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, उसे ये देख रेख करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट, जो अभी 280 की बात हुई थी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये है आर्टिकल नंबर 280। चलिए इसको लिख लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये कहां मेंशन है? स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन मेंशन इन 243 के, वेरी गुड। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
ऑटोनोमस बॉडी है। आर्टिकल नंबर 324। वेरी गुड। ये बताइए कैग हैज बीन मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? कैग आर्टिकल नंबर 148। वेरी गुड। विच आर्टिकल मेंशन्ड अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76। विच आर्टिकल मेंशन्ड अबाउट यूपीएससी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315। ओके, इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास? ये इनिशिएट करने का पावर जो है वो राज्यसभा के पास होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बनेगा तभी जब राज्यसभा से शुरू होकर बाकी जगहों पे ये जाएगा और वहां तभी पास होगा। क्या राज्यसभा अकेले पूरा बना लेगा? राज्यसभा अकेले पूरा चीज करने के लिए तैयार है, सक्षम है? आंसर वुड बी नो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कहां मेंशन है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338। वेरी गुड। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये कहां मेंशन है? 338A। और ये दोनों को सेपरेट कब किया गया था? विच ईयर इट वाज सेपरेटेड? 19 1989 कंफर्म। एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा कब सेपरेट किया गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अगर कुछ कंफर्म कर पाए। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये बना था 2004 में। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद ये 1993 है शायद। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि कब सेपरेट हुआ था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सर, रीड इट केयरफुली। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बताइए क्या होगा आंसर? बी, ओनली 2। डी, चलिए आई एम गेटिंग मिक्स आंसर, अभी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए पढ़ते हैं एक एक स्टेटमेंट को। ठीक है, पहला नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है? कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए,
इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाइड, मतलब अगर इलेक्शन ऑफ इंडिया का मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो होते हैं, अगर उसका इलेक्शन को फर्जी या वाइड लागू कर दिया, मतलब कह दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, all acts done by him or her in the performance of duties in the name of his or her, the office of president before the date of decision become invalid, मतलब कि जो भी उन्होंने काम किया है क्या वो सबका सब इनवैलिड हो जाएगा, परफॉर्मेंस उन्होंने जो भी किया क्या वो सब खत्म हो जाता है। मान लेते हैं भाग्यश्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी और एक साल के बाद कह दिया गया कि भाग्यश्री का जो इलेक्शन हुआ था वो गड़बड़ हुआ था, तो क्या इन्होंने सारा काम जो किया था वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वो सब खत्म, सब नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा? नो, वो वैलिड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, election for the post of president of India can be postponed on the ground that some legislative assembly has been dissolved and election are yet to take place। क्या अगर किसी राज्य में स्टेट असेंबली अगर पोस्टपोन रहे, मतलब वो अगर नहीं हुआ रहेगा, तब क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को हम लोग पोस्टपोन करते रहेंगे? भैया आज तो राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है, कल गुजरात में होगा, परसों आंध्र प्रदेश में होगा, हर 4 महीने में इलेक्शन होता है, तो क्या पोस्टपोन करते रहेंगे? नो। आंसर वुड बी, ये भी आपका गलत है। चलिए, 2 रिजेक्ट हो गया। तीसरा, when a bill is presented to the president of India, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास प्रेजेंट किया जाता है, the constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his assent। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक टाइम लिमिट सेट कर दिया जाता है कि भैया इतने दिनों के भीतर आपको असेंट या तो हाँ करना है या तो ना करना है? ऐसा होता है क्या? यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगर ऐसा होता तो प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो क्यों होता? भैया सस्पेंस में रखिए, हाँ ना आजकल हो रहा है। हिंदी में क्वेश्चन आज मैंने लिखा नहीं है, मतलब ट्रांसलेट नहीं किया आज मैं, हालांकि आज नहीं 2-3 क्लास ऐसे ही हो रहा है। मुझे लग रहा है आप सभी समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं किया। करने के लिए मैं कर दूं, ठीक है, मैं कल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भाग्यश्री, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। 1989 में हुआ था, चलिए फाइन। 1989 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट कर दिया गया था, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी कौन सा करेक्ट है? तो कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? इन विच ईयर कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया? ओके, मैं 4 स्टेट मतलब 4 ग्रुप लिख रहा हूं, मतलब 4 मैं बॉडी लिख रहा हूं। आप लोग बताना है इनमें से कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एनआईए यू नो, ओ क्या लिख रहा हूं मैं, एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दूसरा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तीसरा सीबीआई और चौथा लोकपाल। इनमें से कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? CVC is a constitutional body, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऐसा है क्या? ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑल द अबव आर स्टैट्यूटरी बॉडी।
सारे के सारे आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैज बीन मेंशन्ड, किस आर्टिकल में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन्ड है? वेरी गुड, आर्टिकल नंबर 165। तो कौन सा गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में, बट ही कांट वोट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सेंटर, राज्य में कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ध्यान रखिएगा। दे कैन पार्टिसिपेट, और एक मात्र है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का मेंशन किस आर्टिकल में है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? आर्टिकल नंबर 344, 344, ठीक है। ओके, ये बताइए कि शेड्यूल 8 में टोटल कितने नेशनल लैंग्वेज है? देयर आर टोटल हाउ मेनी नेशनल लैंग्वेज? आंसर वुड बी 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए एसेंट ऑफ बिल से रिलेटेड जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए लिखा है, देखिए मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा ताकि आगे से इससे क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। When a bill has been passed by the House of Parliament, जब भी कोई भी बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, it shall be presented to the president, वो अंततः प्रेसिडेंट के पास जाता है, and the president shall declare either that, वो प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करेंगे या तो वो बिल को एसेंट दे देंगे, पास कर देंगे, या तो फिर ही विथहोल्ड यानी कि उसको होल्ड कर लेंगे, उसको अपने पास रखेंगे, या उस पे मतलब या तो पास कर देंगे या तो पास नहीं करेंगे, आप कैसे समझिए। प्रोवाइडेड दैट द बिल प्रेसिडेंट में एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल। अभी क्वेश्चन में क्या था पहले कि एक टाइम लिमिट सेट किया हुआ है, यहाँ पे है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू बिल ऑफ presentation to him of a bill for assent, return the bill if it is not a money bill। अगर ये मनी बिल नहीं है तभी ये रिटर्न कर सकते हैं, अगर मनी बिल है तो उसे रिटर्न क्या करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? अगर मनी बिल है तो उसे रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ही कांट रिटर्न द मनी बिल बिकॉज मनी बिल जो लाया जाता है वो किसके परमिशन से लाया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से ही लाया जाता है, इसलिए यस, बिकॉज मनी बिल कैन आफ्टर प्रायर रिकमेंडेशन, मतलब परमिशन से ही लाया जाता है। नेक्स्ट, if is not a money bill to house with a message requesting that they will consider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment as he may recommended in his message। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो फिर भी बिल को फिर से बोलेंगे कि आप लोग फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, आप फिर से इसमें एक बार देख लीजिए, मतलब वो वापस कर देंगे अपने इनके पास। नेक्स्ट, पार्लियामेंट, एंड व्हेन ए बिल इज सो रिटर्न, अगर बिल वापस से उनके पास आता है, मतलब वो बिल वापस कर दिया गया, द हाउस शैल रिकंसिडर द बिल, हाउस जो है उस बिल पर चर्चा करेगा, देखेगा भैया 19 जो चेंज होना होगा चेंज करेगा, और चेंज नहीं भी कर सकता। क्या चेंज करने के लिए बाइंडिंग है? क्या वो चेंज करने के लिए बाध्य होते हैं? No, they are not bounded to change. The House shall reconsider the bill accordingly, and if bill is passed again, अगर बिल फिर से पास हो जाता है by the House with or without amendment, ध्यान दीजिएगा, with or without amendment, चाहे वो अमेंडमेंट हुआ हो या नहीं हुआ, and presented to the president for assent, जब उसे वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है
द प्रेसिडेंट शैल नॉट विथहोल्ड असेंट देयरफॉर, और उसके बाद प्रेसिडेंट चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया? द प्रेसिडेंट कांट विथहोल्ड द विल आफ्टर दैट। क्लियर? और यही सेम काम होता है आपके राज्य में भी, गवर्नर का भी सेम काम है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट वो गवर्नर। लेकिन गवर्नर केस में एक अलग केस ये होता है कि गवर्नर अगर चाहे कि कोई ऐसा बिल जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, एक वहां पे अलग हो जाता है कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Everybody is going for option number E. चलिए, ओके फाइन, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आगे बढ़े। कैन वी गो फॉर द रिजल्ट? चलिए, तो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कुछ जजमेंट में ये रखता है अपना व्यू कि द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 के अंदर जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाया जा रहा है, किया जा रहा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया would be limited by आर्टिकल नंबर 335, 385 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब 335 में क्या है अब वो जानना जरूरी है। और 300 सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि 335 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं आर्टिकल नंबर 335 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा फिर बताइएगा स्टेटमेंट तो सही है या गलत है। ये रहा, आंसर दिख गया ना? चलिए कोई नहीं, पढ़ लीजिए एक बार 335। पढ़ लीजिए एक बार। क्या आर्टिकल नंबर मैं जूम कर दूं इसे? ओके एक मिनट लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। वैसे आप लोग भी अपने पास जूम कर सकते हैं। क्या इसमें इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन्ड है? यस और नो? क्या मेंशन्ड है मेंशन कहाँ पे सर? मुझे दिखाइए कौन सा लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किस लाइन में मेंशन है? थर्ड लाइन में। अच्छा 1 2 3, consideration consistency with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to service and post in connection with the affairs of। चलिए नहीं तो मेंशन कैसे नहीं है? देखिए आर्टिकल नंबर 335 क्या कह रहा है कि the claims of the members of the scheduled caste and the scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services post in connection with the affairs of the union of state। मतलब कि
इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक मिनट प्लीज वेट। एक मिनट प्लीज वेट। क्या हो गया? ओके फाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक मिनट में क्या दिक्कत है, चलिए आज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, प्लीज रीड द क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए मैं इसको एक बार फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक मिनट प्लीज वेट। अच्छा प्लीज वेट एक मिनट। देखिए यहाँ पे ऐसा है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। क्या यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इसे एक्सप्लेन कर रहा है? ये जो टर्म है, क्या इस टर्म को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या इसे कहीं भी एक्सप्लेन किया जा रहा है? क्या इस शब्द को, ये जो फ्रेज है, क्या इसे कहीं भी एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर ये रहा था आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन या डिस्कस, मेंशन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब क्या आंसर होता? देन व्हाट विल बी आंसर? एनीवन? अगर ये रहता कि 335 जो है वो मेंशन करता है टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब आंसर क्या होता? ए या बी? ये नहीं होता सर, तब इसका आंसर बी होता। ठीक है, वेरी गुड, आंसर बी होता ना, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर बी बोल रहा है बस ये मेंशन है। देखिए जब एक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहा है, और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है बस ये स्टेटमेंट मेंशन है, क्या वो क्यों कहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो क्यों कहा है? अगर उस क्यों का जवाब स्टेटमेंट 2 में रहता तब ना होता। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है हाँ भैया है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसे, रीड इट केयरफुली। फिर सुकांति को दिक्कत है, आपने हैंड रेज किया है, पढ़िए इसे, रीड इट केयरफुली। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, ऑप्शन नंबर सी और टी के बीच में कंफ्यूजन है। स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड, इसको लॉ डे भी कहा जाता है, नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नेशनल लॉ डे भी इसे कहा जाता है।
celebrated on 26th of November every year to promote constitutional values among citizens. बिल्कुल सही है. On 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India set up drafting committee. क्या drafting committee 1949 में सेटअप किया गया था? Was it set up on 1949? No. कब सेटअप किया गया था? Anyone? When it was set up? It was set up on 29th of August 1947. ठीक है, लेकिन फिर भी हम 26 ऑफ जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे? बिकॉज ये 26 जनवरी था जिस दिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? अडॉप्ट किया था. अडॉप्ट किया था. वेरी गुड. हाँ, तो ध्यान रखिए इस बात को, इस डेट में हम लोग इसे अडॉप्ट किए थे. तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा. चलिए ये बताइए, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट इमरजेंसी? संविधान का वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा वो भाग है जिसमें हम इमरजेंसी के प्रोविजन देखते हैं? पार्ट नंबर 18. वेरी गुड. अर्पिता, श्रद्धा, सोनाली, कादम्बरी, उपासना, वेरी गुड. नेक्स्ट, which part of Indian Constitution mention about Election Commission of India? Very good. The answer would be Election Commission of India. Answer would be 15. Which part of Indian Constitution mention about fundamental duties? Part 4A. Very good. Which part of Indian Constitution mention about अर्बन रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि नगर पालिका? नाइन ए, नॉट 9B. 9A. पार्ट 9 था और 9A था. ठीक है, 9 में था आपका पंचायत और 9A में था आपका म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिका. ध्यान रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जो उड़िया लैंग्वेज है इसे कब शेड्यूल 8 में ऐड किया गया था? इन विच ईयर उड़िया वाज एडेड इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये जो शब्द था वो पहले उड़िया लिखा हुआ था. ठीक है, इसको बदल के ओडिया कर दिया गया था, मतलब ODI ऐसे ओडिया. ठीक है, ये चेंज किया गया था. हाँ, ओडिया था, ORIA. इसको चेंज किया गया था बाई 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011. नेक्स्ट क्वेश्चन. By which amendment act the voting age was reduced from 21 year to 18 year? Answer would be 61st Amendment Act. Okay, fine. वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे लोकसभा की जो टेन्योर है उसे 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था? अगेन, पहले इंदिरा गांधी जी ने 6 साल कर दिया, अब वापस से कर दिया गया 5 साल. ओके, अगर संसद में कोई भी बैठक या कोई भी सेशन होने वाला है तो होने के लिए मिनिमम कितना कोटा पूरा होना चाहिए? मिनिमम कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम अटेंडेंस शुड बी? बताइए. 100 लोकसभा में और 50 राज्यसभा में. इज इट करेक्ट? 1/10 है ना? इट इज 1/10 ऑफ इंडियन 1/10 ऑफ द मतलब क्या बोलते हैं उसे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. मतलब लोकसभा में कितना स्ट्रेंथ है टोटल? 545 लगभग. इज इट? तो इसका 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा? लगभग
हाँ कोरम पूछा था मैं, लगभग 54 के आसपास। ठीक है, अगर राज्यसभा की बात की जाए 245, मतलब लगभग 25 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, मतलब वही 55-25 ऐसा समथिंग। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। हाँ 25-55 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। बी होगा, मतलब ओनली टू, ये गलत है। द कैबिनेट ऑफ इंडिया इज हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग इन द कंट्री पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये गलत है क्या? द कैबिनेट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। पार्लियामेंट होगा, मतलब हर बात जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाएगा वो पार्लियामेंट से लिया जाता है। नहीं, कैबिनेट, मोदी जी की कैबिनेट, देखते हैं कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है जिसमें रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, उनके चेयर होते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होता है वो कैबिनेट होता है। ठीक है, अगर यहीं पे पूछा जाए कि हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, तब क्या होगा आंसर? हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, भारत में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? तब होगा पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे है जो डिसीजन लिया जाता है हाईएस्ट, वो कैबिनेट से लिया जाता है। मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, किसने कहा था सामान्यतः फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजिड बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी? आइवरजनिंग साहब, सोनाली बोल रहे हैं, अंबेडकर साहब, बताइए सभी लोग। सेम ऑप्शन है, जो वहां था वही आ गया। मलफोर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न इट। किसने कहा था? अगर भारतीय संविधान की किसी भी तरीके से मिसयूज होगा तो आई शैल बी द फर्स्ट टू बर्न आउट। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, अंबेडकर साहब। ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी बी आर अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किस भाग को कहा जाता है? 8, 3, 4, 5, 20? द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बताइए पार्ट 3 के किस आर्टिकल के बारे में यह कहा था अंबेडकर ने? इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे अभी। यही है क्वेश्चन, चलिए आ गया, पढ़िए फटाफट आंसर कीजिए।
फंडामेंटल राइट सही है। वेरी गुड। तो फंडामेंटल राइट्स से काफी आसान क्वेश्चन है, आई थिंक कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए कभी भी। ये भारतीय संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। व्हाट द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को खत्म किया जा सकता है? नो, बिकॉज इट इज अखंड है। दिस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एंड बेसिक स्ट्रक्चर से कौन सा केस था? विच केस रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? केशवानंदा भारती केस। व्हाट वाज द ईयर? 1973, केशवानंदा भारती केस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कैसा है? जस्टिसिएबल है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड, अभी आगे मिलेगा, इसको पढ़िए। किसका मतलब होता है कमांड? हम ये आदेश देते हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। मैंडम्स हैवेस कार्पस मतलब क्या होता है? हैव ए बॉडी। मतलब किसी को आपने अगर अरेस्ट किया है, इसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मैंडामस मतलब वी कमांड। कमांड मतलब ऊपरी अदालत निचली अदालत को ये आदेश देता है कि आप जो भी काम है उसको जल्दी से करें, या तो वो जो है उसे सही से करे, मतलब एक आदेश देना। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक मैं देख रहा कर्नाटका का हाईकोर्ट जो है वो क्या किया है, कुछ एक कमेंट किया है। एक्चुअली वो एक इंसिडेंट था और गर्ल्स के ऊपर, एडल्ट गर्ल्स के ऊपर मतलब एक कमेंट किया गया था। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप लोग देख लीजिएगा न्यूज, डायरेक्टली कहता एक बोला कि ऐसा स्टेटमेंट यूज करना बिल्कुल गलत है और कंडेम किया। तो दिस इज ऑल अबाउट मैंडामस, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है। क्वारंटू मतलब बाय विच अथॉरिटी? बाय विच अथॉरिटी? किस अधिकार से आपने काम किया? अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए, उससे बाहर मत आइए। स्टैट्यूटरी टू सर्टिफाई, ठीक है, ये भी लोअर कोर्ट को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और छूट गया है जो है प्रोहिबिशन। इसका मेंशन आर्टिकल नंबर 32 में है, जो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यूज करता है। 226 में है, जिसका यूज कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। अगर हम ये देखें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इनमें से किसकी ज्यूरिडिक्शन वाइड है? विच हैव वाइड ज्यूरिडिक्शन? वेरी गुड। क्योंकि आपके हाईकोर्ट के द्वारा सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं बल्कि लीगल राइट के ऊपर भी लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ये पढ़िए। विच अमंग द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट का? एक्चुअली मैं स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर डी, शिवा, भाग्यश्री, सुकांति, श्रीधर, अर्पिता, सभी लोग, मैं कुछ ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं। एक्चुअली आप सब लोग पढ़ के भी लगता है उसे मतलब इग्नोर कर दिया आप लोगों ने, शायद आप सभी इग्नोर कर दिए। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, मैं स्टेटमेंट थोड़ा ठीक कर देता हूं। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ए डी बी, यहाँ ऑप्शन होगा ए सी डी, यहाँ ऑप्शन होगा ए बी सी, और यहाँ ए बी सी डी। आप बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट विल द करेक्ट आंसर? आप तैयार हो जाइए। क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। तो आप लोग पहले गलत कैसे बता रहे थे? यू वाला मतलब सब भी एक साथ
क्वेश्चन पढ़िए, वर्ड को समझिए, तब आंसर कीजिए, ठीक है। बी ऑप्शन, ए सी डी सही है उपासना। चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। पहला, दे कॉन्स्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, यह हमें अधिकार देता है। इज इट? हाँ बिल्कुल श्रद्धा, आपने आंसर नहीं किया था, आई रिमेम्बर। सर वही गवर्नमेंटल लिबर्टी क्या होता है पूछी। हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, मतलब मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ जिन्होंने जल्दी से आंसर कर दिया। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, वर्ड को समझिए, ठीक है। कहने का मतलब आपको किसी भी तरीके से ये नहीं कहना है, बस ये कहना है कि ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर द मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन, ये बिल्कुल हमारा और आपका मोरल प्रोटेक्शन जो है वो करता है, और एक नेसेसरी कंडीशन हमारे लिवलीहुड के लिए बनाता है। अशगनल सी क्या कह रहा है, दे सर्व एज फॉर्मिडेबल बुलवार्क ऑफ गवर्नमेंटल लिबर्टी, क्या मोदी जी को आजाद करता है? मोदी जी मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, ये किसे आजाद करता है? भारत के हर व्यक्ति को, ऐसे उसे 6 फंडामेंटल राइट मिलते हैं, 12 से लेकर 35 तक पूरी चीजें लिखी हुई है। अब भैया आपको हर तरीके की आजादी है, हर तरीके की समानता है एंड ऑल, ऐसे। तो ये गवर्नमेंटल लिबर्टी नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी होगा। और स्टेटमेंट नंबर डी क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है, बिकॉज इट डिस्कस अबाउट इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इट इज सिमिलर विद द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी हो, सब लोग कानून के नजर में एक समान हो। अक्षय कुमार हो तो ऐसा नहीं है वो क्राइम करेंगे तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, अजित समझ पा रहे हैं? मतलब कोई भी हो, इच एंड एवरी वन, सभी को एक जैसा कानून के पीछे देखा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। और अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, जितने सारे सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आप अगर चाहे इसे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। फंडामेंटल राइट क्यों चाहिए? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम देश में लाते हैं, मतलब वो कंटिन्यू करता है अच्छे से। वो हमें और आपको मटेरियल एंड मॉरल कंडीशन फुलफिल करने की कोशिश करता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इज इट? माइनॉरिटीज का चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो वीकर सेक्शन के लिए हो, इज इट? दे स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडियन नेशनल, भारत को सेक्युलर बनाने की जो बात हो, क्योंकि भारत अगर देखा जाए तो पहले से सेक्युलर है। आपको अगर पता है तो फंडामेंटल राइट में क्लियर मेंशन है कि सभी को अपने धार्मिक उपचार का फ्रीडम है। Is it? Next, they check the absoluteness of the authority of the government. अगर सरकार थोड़ा ज्यादा, हद से ज्यादा चीजें वो कर रहा है तो फिर क्या होगा? आप सरकार को रोक सकते हैं यूजिंग आर्टिकल नंबर 19। हमें बोलने की आजादी है, हमें बैठक करने की, आंदोलन करने की, घूमने की, एंड ऑल। दे लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए फैसिलिटेट करना एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़िए। Which among the following is not correctly matched? चलिए, वेरी गुड फॉर गिविंग रॉन्ग आंसर। आंसर विल बी नॉट बी। चलिए, बी एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास है, बताइए अब क्या होगा। ए, ओके, डी सही है ना? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताइए क्या है। आप दोबारा हमसे पूछ रहे हैं, चलिए बताइए।
बी, बी तो एलिमिनेट कर दिया मैंने, बी तो बोला सही है सोनाली, बी सही है। चलिए देखते हैं। नॉट करेक्टली मैच। आर्टिकल नंबर 36 की अगर बात करें तो ये बिल्कुल यही डिफाइन करता है जैसे आर्टिकल नंबर 12 डिफाइन करता है व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज स्टेट। ठीक है, स्टेट मतलब इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। दूसरी तरफ आर्टिकल नंबर 37 ये देखता है कि कैसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे बात करता है, हाउ कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इज इट, क्या गवर्नमेंट डीपीएसपी को लागू करने के लिए बाइंडेड है, यस और नो? क्या आप मोदी जी के खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि मोदी जी जो है वो आर्टिकल नंबर 40, 41, 42 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड नहीं दे रहे हैं? इट इज जस्टिसिएबल, यस और नो? आंसर इज नो, दिस इज नॉन जस्टिसिएबल, नॉन। नेक्स्ट, तो ये भी सही है। 38 इट ऑथोराइज द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर, ये भी सही है। आर्टिकल नंबर 39 और 39A आप लोगों ने पढ़ा होगा, 39A बाद में ऐड किया गया और ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के लिए था। जबकि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, आर्टिकल नंबर 39 जो है ये क्या करता है, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ठीक है, ये लिखा गया इसके बारे में। 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ध्यान रहेगा। और बाकी जो है एक्स्ट्रा आप ध्यान रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें टिक आउट कर रहा हूं। आर्टिकल नंबर 40 अक्सर पूछा जाता है, विलेज पंचायत। आर्टिकल नंबर 44 अक्सर पूछा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 अक्सर पूछा जाता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड आर्टिकल नंबर 51 इज द सिंगल आर्टिकल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which discuss about international affair, which discuss about international peace and security। एकमात्र वो आर्टिकल है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की बात करता है। आर्टिकल नंबर 50 जो है सेपरेशन की बात करता है, जुडिशरी को किससे, एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, मतलब ये कहता है भैया मोदी जी में और सीवाई चंद्रचूड़ में कोई दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल यारी होनी चाहिए। इज इट, समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, इसमें और जो इम्पोर्टेंट है, कई बार आपको ये आर्टिकल नंबर 48 पूछा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल। ठीक है, आर्टिकल नंबर 46 भी याद रख सकते हैं, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर एससी एसटी एंड वीकर सेक्शन, ये राज्य का ये है। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, बिल्कुल आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आज के क्वेश्चन आप लोगों के दाम अलग मिलेंगे। Who pointed out that डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड चीफ मिनिस्टर। बताइए। डिमोटिवेट नहीं होना है, पहली चीज आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है कि सर नहीं आ रहा प्रश्न, बस इतना ध्यान रखिए कि आप कुछ नया सीख ले रहे हैं, बस इतना। ठीक है, बाकी जो बेसिक चीजें हैं वो सबको पता है, इसलिए मैंने बेसिक से थोड़ा अच्छा लाया, मतलब थोड़ा अलग लाया। ठीक है, चलिए बढ़िया, बताइए। चलिए गुड, पढ़िए क्वेश्चन को, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग बोल रहे हैं जस्टिस सरकारिया कमीशन। हाँ सर, क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट की बात करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, के संथनम। ठीक है, संथनम कमीशन के द्वारा ये कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सेंट्रल स्टेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद एक और आइवर जेनिंग की स्टेटमेंट है रिगार्डिंग डीपीएसपी, ध्यान रख सकते हैं। पीपीटी आ रहा है सभी को? अच्छा, पीपीटी मेरे पास नहीं आ रहा है। अच्छा आ गया, अभी आ गया, पीपीटी इज क्लियर नाउ, अभी आ गया, थोड़ा वेट कर लीजिए, आ जाएगा। आइवर जेनिंग ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट एज वेल एज डीपीएसपी आर बेस्ड ऑन नो कंसिस्टेंस फिलॉसफी। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट जो है ये नॉन कंसिस्टेंस है।
कंसिस्टेंट मतलब दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देते, एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है। और श्रीनिवासन के स्टेटमेंट जहां तक है, द फॉर्मुलेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी कैन हार्डली बी कंसिडर्ड इंस्पायरिंग, इट इज वो वाव है और रिपीटेटिव है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये श्रीनिवासन साहब कहते हैं, ध्यान रहेगा, पढ़िए। द फेट ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, ये किसकी आर्टिकल है, आपको अगर ये पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे। क्या बात है, सभी को याद है? ओके, तो द करेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन, क्लैपिंग, शायद आपको पता होगा, वेरी गुड, गुड। द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर डी। क्यों आप लोगों को ऐसा लगे, क्यों लगा? सारे नाम आसान आसान, एक नाम अलग है इसलिए अलग पढ़ा है हम लोगों ने। न्यू नेम, न्यू कैसे हो सकता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है बहुत, कनेक्ट है, आज पढ़े थे। क्या बात है, स्क्रीन कट गया तो वेट कर लीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए, आ जाएगा। अच्छा, पहली झलक में लगा डी, चलिए अच्छा है, झलक दिखला जा। तो हुई, क्या कहा है इन्होंने, इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट सिंपली द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पोस्ट 1947 पॉलिटिकल लीडर्स, ये 1947 का इन्वेंशन नहीं था। द कंसेप्ट हैज ए लॉन्गर डिस्टिंग्विश्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये कई सालों पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ माय पीपीटी। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। रेडी, सभी लोग तैयार हैं? तैयार है सभी लोग? चलिए, ये बताइए, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट गवर्नर ऑफ द स्टेट, डेफिनेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर के बारे में मेंशन करता है? चलिए, गुड, आंसर वुड बी 153। ओके, प्लीज वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of Indian Constitution discuss about Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए, मैं 4 लिख रहा हूं, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, शायद आप लोग सही कर लेंगे, तीसरा क्वालिफाइड वीटो, और चौथा एब्सोल्यूट वीटो। इनमें से कौन सा वीटो इंडियन प्रेसिडेंट को प्राप्त नहीं होता है? Which among the following veto Indian president do not have? Very good. The answer would be option number C. Qualified veto जो है अमेरिका में प्राप्त होता है, भारत में प्राप्त नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी कारण से प्रेसिडेंट के पद से हट जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनके पोजीशन पे आ जाते हैं, तो ये कितने समय तक बने रहेंगे? पहला नंबर है 1 रिमेनिंग ड्यूरेशन, नंबर 2 5 ईयर, नंबर 3 टिल जनरल इलेक्शन, और नंबर 4 ए एंड 3, मतलब 1 और 3। कौन सा स्टेटमेंट होगा, क्या होगा करेक्ट? यहाँ पे जनरल की जगह मैं प्रेसिडेंट कर देता हूँ, ज्यादा चलेगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, इनकी माइक ऑफ है, प्लीज माइक टर्न ऑफ योर माइक। चलिए अच्छा, आप लोग भी चाइनीज जैसा कार्टून देख लिए फिर? एक्चुअली ही इज फ्रॉम साउथ, शेषाल इज फ्रॉम साउथ। हाँ, तेलुगु से ही वहीं से है ना। चलिए फाइन, सो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जब भी बनते हैं, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 6 महीने से कम का समय बचा था, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर 5 साल में 4 साल 6 महीने से अधिक अगर वो रह गए थे पद पे, तब तो चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर 1 साल रहे थे, फिर हट गए थे किसी कारणवश, तब अगले 6 महीने में ये ड्यूटी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा लें। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, सेम कंडीशन कहाँ होता है? आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में होता है। सेम कंडीशन आकस्मिक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अगर वो डिसॉल्व हो जाता है, यू कैन से, तो अगर 6 महीने बचे तो इलेक्शन नहीं होगा, मतलब नए अपॉइंटमेंट के लिए तुरंत 6 महीने के बाद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जब उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, मैं ये कह रहा था सिंपली कि जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वहां पे भी अगर 6 महीने से पहले अगर डिसॉल्व हो जाता है, मतलब यू कैन से 5 सालों के लिए चुना जाता है पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत, या बोले तो म्युनिसिपैलिटीज, अगर वो 5 साल पूरा करने में 4 साल 6 महीने के बाद अगर किसी कारण से डिसॉल्व हो जाता है, तो तुरंत इलेक्शन नहीं होगा, 6 महीने के बाद फाइनल होगा, पूरा जो टेन्योर था उसी समय में। और अगर 5 साल में 6 महीने बचे रहने से पहले, मतलब कि 1 साल रहा डिसॉल्व हो गया, 2 साल रहा डिसॉल्व हो गया, 3 साल रहा डिसॉल्व हो गया, तब तुरंत 6 महीने के भीतर इलेक्शन कंडक्ट करवाना स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। यही मैं कह रहा था, क्लियर? चलिए, अब मैं चलता हूं आप लोगों को जो पहले एग्जाम हुआ था उस दौर में चलूं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, अरेंज में, मतलब अरेंज बोल रहा हूं मैं, क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिए। चलिए, पहला नेहरू साहब, आसान देते हैं। दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, और चौथा
मोरारजी देसाई, अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजी में। हाँ देखिए इस बार कितने पूछे जाते हैं, हालांकि वैसा नहीं आएगा क्वेश्चन इस बार, थोड़े कॉन्सेप्चुअल आएंगे क्वेश्चन। देवलास बताइए, 1 2 4 3। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, यू नीड टू मेक क्रोनोलॉजी। कौन पहले बने कौन बाद में बने, 1 4 2 3, पहले तो एक होगा, ये फिक्स है। उसके बाद कौन बने, चंद्रशेखर या मुरारजी देसाई। क्वेश्चन इज इजी, 1 2 4 3, पहले चंद्रशेखर या पहले मुरारजी देसाई। सोचिए, पहले मुरारजी देसाई बने थे ना 1977 में, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चल, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो उन्होंने पूछा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा रिसेंटली लास्ट एग्जाम में। चलिए, अब मैं कुछ आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट का नाम दे रहा हूं, आप उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कीजिएगा। पहला नाम मोहम्मद हामिद अंसारी, कोशिश कीजिए, अंसारी। दूसरा नाम जाकिर हुसैन। तीसरा नाम वेंकैया नायडू। चलिए एक आसान दे देते हैं। और चौथा नाम आर वेंकट रमन। बताइए क्या होगा जी? इसका ही डर है मुझे, कोई नहीं, माउंटेन ड्यू पी लीजिए, डर के आगे जीत है। बताइए क्या होगा, 4 2 1 3। क्या बात है, हो जाएगा। बहुत ज्यादा टफ, देखिए क्वेश्चन देते हैं वो क्लू देते हैं आपको, दे विल गिव यू क्लू। ठीक है, तो क्लू से हो जाएगा, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बस, दे विल गिव यू क्लू। चलिए, तो देखते हैं इसका कब कब है। सबसे पहला नाम है डॉक्टर हामिद अंसारी। ठीक है, तो हामिद अंसारी कब बने थे, ये 2007 में थे। ठीक है, 2007, और फिर दोबारा 2012 में भी कंटिन्यू हुए थे। जाकिर हुसैन कब बने, बहुत पहले थे ये, 1962 में। वेंकैया नायडू, माफ कीजिएगा, आर वेंकट रमन है। अच्छा, वेंकैया नायडू है, यस। ये है आपके अभी रिसेंट 2017 में, मतलब सबसे लास्ट में ही हो क्रोनोलॉजी में। और आर वेंकट रमन 1984 में। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा आपको क्रोनोलॉजी, बी मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3। आप लोग क्या दे रहे थे आंसर, 2 3 1 4, 2 3 1 4, 4 2 1 3, 4 2 1 3। पहले 4, आर वेंकटरमन पहले कैसे, 2 4 1 3 ही होगा ना पहले, तो सबसे लास्ट में तो यही है ना, वेंकैया नायडू 2017 में। और अभी कौन है वर्तमान में, हु इज एट प्रेजेंट, जगदीप धनखड़। इज इट, जगदीप धनखड़ इज एट प्रेजेंट टाइम। तो ध्यान रखिएगा, तो बस आप लोग ये कीजिएगा कि एक बार इनको देख लीजिए। ठीक है, अपनी नजर में रहेंगे तो आप फिर फर्स्ट लास्ट बीच में 1 2 याद हो जाएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिनिस्टर्स का रैंक किया हुआ, रैंकिंग किया हुआ है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, उससे नीचे आपके राज्य मिनिस्टर, उसके नीचे स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट पोजीशन, और उसके नीचे मतलब वाइस मिनिस्टर, ऐसा कुछ क्या रैंकिंग की हुई है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, क्या हमारे मिनिस्टर्स की रैंकिंग की गई है, आंसर इज नो, देयर इज नो रैंकिंग। ठीक है, हायरार्की नहीं है, मतलब रैंक नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
चलिए बाकी हम लोग फिर कल करेंगे, वी विल डू टुमारो। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए, और उससे आप, मुझे उम्मीद है आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। इज इट? you all are doing your revision very well, so everything is okay? और any question? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर कोई, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य चुना गया, वो कितने समय तक संसद में अगर भाग नहीं लेता तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? जाकिर गोड, आर वेंकटरमन, मोहम्मद अंसारी, आर वेंकटरमन, मोहम्मद अंसारी। हाँ ठीक है, बिल्कुल 60 डेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति 60 दिन से ज्यादा संसद में भाग नहीं लेता है तो उसकी छुट्टी हो जानी है। फिर समझ रहे? हालांकि ऐसा करेगा कौन? जिंदगी भर बैठ के पेंशन मिलता है सभी को आराम से, टेंशन नहीं है। चलिए खैर, सो एवरीथिंग इज गुड, लेट्स मीट अगेन टुमारो। मिलते हैं कल। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, अपना रिवीजन अच्छे से कंटिन्यू रखें। हाँ हाँ, सब कुछ मिलता है, यू गॉट एवरीथिंग। बस एक बार सुन तो लीजिए, सुन जाइए आप। सर फेट ऑफ इंडियन वाला स्क्रीन, फेट ऑफ इंडिया, वो कौन सा? फेट ऑफ इंडिया, फेट ऑफ इंडिया कहाँ था सर? फेट ऑफ इंडिया कहाँ था? सबसे पहला स्क्रीन तो ये था, आ गया। इसलिए ये था मोस्ट टायरेनी ऑफ टाइम, सेक्युलरिज्म वाला। अच्छा चलिए, मैं लास्ट कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा, लेकिन पीपीटी है आपका पूरा 400 पेज का, तो ये आपके ऊपर है, बताइए 400 पेज का पीपीटी चाहिए? ये पीपीटी पूरे 400 पेज के हो गए, चाहिए तो मैं अपलोड कर दूं? इतना कर दूं? चलिए ठीक मैं कम कर लूंगी। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, वैसे पीपीटी का मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, क्लास में नहीं, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, वहां ठीक रहेगा, आप लोग पढ़ लेंगे। इससे आसानी और क्या चाहिए सर? यही तो चाहिए जीवन में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, जोक्स अपार्ट, थैंक यू।